गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस किसी भी समय पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा है ग्राम इक्विवेलेंट। हम लोग अभी 11th और जेई या नीट के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब लगभग ये चैप्टर कंप्लीशन की तरफ है। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और इक्विवेलेंट मास और कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को समझने से पहले हमें ये चीज़ अच्छे से दिमाग में रखनी होगी कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे, उनको अगर हमने अभी तक नहीं देखा है या उनको अभी तक अच्छे से नहीं समझा है, तो फिर आगे के लेक्चर्स या आज का लेक्चर्स थोड़ा समझ में कम आएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट पर एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो उसके लिए आप कम से कम मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरी और इक्विवेलेंट मास, इसके लेक्चर्स को देखते हुए ग्राम इक्विवेलेंट के इस लेक्चर पर आएँ, तो आपको इस लेक्चर में और ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ में तो आएगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इस लेक्चर में फिर मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आपको इक्विवेलेंट मास और मोल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो फिर ये चीज़ थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी, और जैसे ही दिक्कत होगी आपको फिर मज़ा आना कम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट या इसी को साधारण भाषा में हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, ये बेसिकली हमारा बराबर होता है मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आ गया इक्विवेलेंट मास। अब अगर इक्विवेलेंट मास के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो फिर इसके आगे आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और यहीं से कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इक्विवेलेंट मास और मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से इसी यूट्यूब के मार्जिन चैनल पर मोल कॉन्सेप्ट थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल और इक्विवेलेंट मास पर बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर पढ़े हुए, उनको देखते हुए आइए। तो खैर वापस आइए इस पर। ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये बराबर हो जाता है आपका मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब आपको मालूम है कि ये जो इक्विवेलेंट मास है, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीख लिया है कि ये बराबर हो जाएगा मास गिवन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इक्विवेलेंट मास आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये जो MOL डॉट लिखा है, इसका मतलब ये हो गया मोलर या मॉलिक्यूलर। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय x, यहाँ पर x क्या है, ये आपका वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी, ये x को उठा के यहाँ ऊपर ले जाएंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा मास गिवन अपॉन मोलर मास इंटू x। अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो आप यहाँ इस फार्मूले पर ध्यान दीजिए, मास गिवन अपॉन मोलर मास। ये काहे का फार्मूला, ये हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारा बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स
इंटू एक्स, यानी हमारे जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट हैं वो बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स के। ठीक, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें भी आपको सुविधा हो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए अब आपको केमिस्ट्री की क्लास में मैजिक दिखाते हैं। केमिस्ट्री की क्लास में मैजिक सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चलिए देखिए कैसे हो रहा है। आप एक ये रिएक्शन देखिए, सपोज ये है H2SO4 प्लस NaOH and this gives you Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए। देखिए यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ भी 2 सोडियम करने पड़ेंगे, तो ये 2NaOH हो जाएगा। 2 सोडियम हो गए, ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए, तो 2, ये हो गए 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हुए 2 और 2 दूनी 4। तो अब ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस्ड फॉर्म में आ गई है। ठीक, अब इसमें देखिए स्टोशियोमेट्री अगर लगाएं तो H2SO4 के साथ बगल में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ मानेंगे, है ना। यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 माना जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यानी इसकी स्टोशियोमेट्री 1, इसकी स्टोशियोमेट्री 2, इसकी स्टोशियोमेट्री 1 और इसकी स्टोशियोमेट्री 2। देखिए मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीक्वेंस में पढ़ने से बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब ये मैंने अभी एक टर्म बोला स्टोशियोमेट्री, तो अगर स्टोशियोमेट्री इसी चैप्टर का पार्ट है जिसको ऑलरेडी कवर किया जा चुका है, और स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियोस इसी के मार्जिन चैनल पर आपकी सेवा में पड़े हुए हैं, उनका लाभ उठाइए, उनको पढ़ लीजिए, उनको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि इस तरह से कंफ्यूजन ना हो। तो स्टोशियोमेट्री से ही हम मोल्स का आइडिया लगाते हैं, तो जरा इनके मोल्स के बारे में जानकारी ली जाए। रिएक्शन के हिसाब से H2SO4 का कितना मोल है इस रिएक्शन में 1, NaOH का कितना मोल है 2, Na2SO4 का कितना मोल है 1 और H2O का कितना मोल है 2। ठीक हो गया। अब जरा इसी में इसके वैलेंसी फैक्टर को लेके आया जाए, VF वैलेंसी फैक्टर। देखिए H2SO4 क्या है, हमारा एसिड है, एसिड का वैलेंसी फैक्टर हमारा क्या होता है कि वो कितने H पॉजिटिव सोल्यूशन में दे सकता है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से एनालाइज करें तो ये H2SO4 अपने दोनों H पॉजिटिव दे रहा है, डोनेट किए दे रहा है, तभी तो आपका 2 H2O बन पा रहे हैं। यहाँ से 2 OH माइनस निकल रहे हैं और यहाँ से 2 H पॉजिटिव निकल रहे हैं और 2 H पॉजिटिव और इसके 2 OH निगेटिव निकल के 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यानी H2SO4 से 2 H पॉजिटिव निकले तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। ठीक है, और NaOH का एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस दे रहा है, सिर्फ 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। बात समझ में आई। तो अब अगर इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाले जाए, क्या निकाला जाए, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर अभी थोड़ी देर पहले आपने फार्मूला बनाया है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है 2 और NaOH के भी ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 2। यही मैजिक है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा आपको सेम मिलेंगे। वास्तव में
यही मैजिक है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट हमेशा आपको सेम मिलेंगे, और इसी चीज़ को नाम दे दिया गया है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या नाम दिया गया है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई तब भी कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एक जादू आपको और दिखा देते हैं। एक रिएक्शन और लेते हैं, जैसे ये है H3PO4 प्लस 3NaOH and this gives you Na3PO4 plus 3H2O। अब देखिए स्टोशियोमेट्री के हिसाब से इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालें इस रिएक्शन में, तो ये एक एसिड है, ठीक है। H3PO4 क्या है? एसिड है, और इसके कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं? एक। इसके कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं? 3। ठीक, इसके कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं? 1। और इसके कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं? 3, क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, 3 है। ठीक, तो अब इसके वैलेंसी फैक्टर पे आए तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 3H पॉजिटिव निकले और यहाँ से 3OH निगेटिव निकले, तभी तो यहाँ 3H2O बना। इसका मतलब H3PO4 अपने तीनों H पॉजिटिव के रूप में दे रहा है, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। और एक NaOH कितने OH निगेटिव दे रहा है? सिर्फ एक, तो इसका NaOH का वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। तो अब जरा ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, यानी 3 गुणा 1, ये बराबर हो गया 3, और ये हो गया 3 गुणा 1, ये भी बराबर हो गया 3। तो फिर से आपने जादू देखा, फिर से आपने मैजिक देखा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम रूल है, एक बहुत अहम लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं, कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो इक्विवेलेंट होंगे वो हमेशा आपको सेम मिलेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहेंगे। अच्छा, इसमें रिएक्टेंट का मतलब ये नहीं, केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती, रिएक्शन बैकवर्ड में भी जाती। तो जब इस तरफ को रिएक्शन एनालाइज करेंगे तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, यानी ये चारों पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लग सकता है, और इन चारों के ही इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। तो देखिए, अब तक के डिस्कशन में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तक पहुंच चुके हैं, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हम इस तरह से स्टेट कर सकते हैं कि इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विथ इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ अदर एलिमेंट इन ए रिएक्शन। इसमें जो R एक्शन लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ रिएक्शन को लिखने के लिए, कि पूरा उतना लिखने में थोड़ा सा समय बच जाता है। तो चलिए इसी को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और इसके अंदर घुसते हैं। सपोज करिए स्मॉल a मोल ऑफ कैपिटल A, देखिए रिएक्शन को पढ़ने का तरीका समझिए। स्मॉल a मोल ऑफ कैपिटल A react with small b mole of capital B to give you small m mole of capital M and small n mole of capital N। ठीक, ये एक जनरल रिएक्शन है जिस पर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अब लगाएंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि इक्विवेलेंट सबके बराबर रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट A ऑफ A है इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, और ये बराबर हो जाएगा ग्राम
इक्विवेलेंट ऑफ एम, और ये बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन। ठीक, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एम एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए क्या होगा, ये हो जाएगा वेट या मास। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम मास गिवन या ग्राम वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए। तो उसी चीज को पुटअप कर देंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए को हम शॉर्ट फॉर्म में ई ए ऐसे लिख दें, कैपिटल ई और उसके नीचे छोटा सा ए लगा दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, और ये बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी में फार्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, और ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ एम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एम, और ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ एन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ एन। यही तो होगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपका मास और इक्विवेलेंट मास का रिलेशन आ गया है सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से बोल दूँ कि जैसे ये ई ए है, तो ई ए कुछ नहीं है, ई ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए। ठीक, अब इसी से आप आइडिया ई बी, ई एम और ई एन का लगा सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें भी आपको सुविधा हो। चलिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का थ्योरी अब तक हमने पढ़ लिया है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल दे रखा है जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई करके सॉल्व होगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है। न्यूमेरिकल कहता है 12 ग्राम ऑफ एक्स, 12 ग्राम ऑफ एक्स combines with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, find equivalent mass of X if equivalent mass of O is 8। Here O stands for oxygen। जो रिएक्शन हो रही है वो इस तरह से हो रही है, X plus O2 gives you product। तो हमें X का इक्विवेलेंट मास निकालना है। अब आपको मालूम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से क्या मालूम है आपको, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं, यानी X का जो इक्विवेलेंट होंगे और ऑक्सीजन के जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो सब के सब आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ X आर इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन या O2 कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसको और सॉल्व करें तो ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला यहाँ पर पुटअप करें। ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब गिवन मास X का कितना है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाई
इसी x का इक्विवेलेंट मास, तो इसको मान लिया हम लिखते हैं EX इक्विवेलेंट मास ऑफ x। ये क्वांटिटी बराबर हो गई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ x के। ये बराबर होगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा, गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन आपका ये दे रखा है 32 एंड दिस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि दे रखा है आपको 8। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 चौको 32। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ये EX जो होगा, ये EX बराबर हो जाएगा 12/4 और ये आ जाएगा 3, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ X इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो देखने में आपको लगेगा कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अप्लाई करके आप बड़ी ही आसानी से इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें भी आपको सुविधा हो, या बैक जाके अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से पीछे जाके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। चलिए ये अगला न्यूमेरिकल लेते हैं जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पर बेस्ड है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या कहता है। ये न्यूमेरिकल बोलता है H2SO4 एंड H3PO4 दोनों एसिड्स हैं, न्यूट्रलाइज्ड सेपरेटली। इनको न्यूट्रलाइज्ड किया गया अलग अलग, एक साथ नहीं, न्यूट्रलाइज्ड सेपरेटली बाय सेम अमाउंट ऑफ एल्कली। सेम अमाउंट ऑफ एल्कली से इन दोनों एसिड्स को अलग अलग न्यूट्रलाइज किया गया है। और फिर क्या हुआ, सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट आर फॉर्म्ड। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एसिड्स, यानी हमसे ये H2SO4 और ये H3PO4 के मासेस का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ इस चीज पर, इस पूरे अंडरलाइन पोर्शन में इसका सोल्यूशन छुपा हुआ है। सेम अमाउंट ऑफ एल्कली, पहली रिएक्शन ये हुई, देखिए यहाँ H2SO4 एल्कली के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। फिर दूसरी अलग रिएक्शन होती है, ये एसिड रिएक्ट करता है इस एल्कली के साथ और न्यूट्रलाइज हो जाता है। दोनों ही केसेस में जो एल्कली का अमाउंट लगा है वो सेम है और एल्कली भी सेम है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दोनों केसेस में एल्कली का मास सेम, एल्कली सेम, इसका मतलब एल्कली का इक्विवेलेंट मास भी तो इन दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट भी इस एल्कली के इस रिएक्शन में और एल्कली के इस रिएक्शन में दोनों में सेम आएंगे। बात समझ में आ गई कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट आपका किस चीज पर डिपेंड करता है। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एल्कली का अमाउंट दोनों रिएक्शन में सेम लिया गया है और एल्कली भी वही है, तो इसका मतलब दोनों ही केस में एल्कली के ग्राम इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। इस चीज को दिमाग में बिठाइए। तो अगर इस रिएक्शन को हम 1 नंबर दे दें और इस रिएक्शन को हम 2 नंबर से रिप्रेजेंट करें, तो 1 नंबर की रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर 1 फर्स्ट रिएक्शन के लिए हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्कली। लिख सकते हैं ये चीज, ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट BOH। ठीक, बात समझ में आई। और इसको और सॉल्व कर लें, अगर यहीं पर ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 आपका क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आपका, सपोज H2SO4 का जो मास लिया गया वो मान लिया m1 लिया गया, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास हो जाएगा H2SO4 मान लेते हैं थोड़ी देर, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज EH2SO4। और ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्कली, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्कली, ऐसे ही लिख लेते हैं, ग्राम
इक्विवेलेंट BOH। ठीक, अब दूसरे के लिए आप अगर यही रिएक्शन बनाएं तो फॉर 2, दूसरे के लिए लिख सकते हैं हम ग्राम इक्विवेलेंट H3PO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट BOH। लिख सकते हैं ये चीज, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसमें भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लिया H3PO4 का हमने कितना मास लिया था, M2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, यही तो होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 का है तो बराबर हो जाएगा आपका मास ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, तो हो जाएगा EH3PO4, हो जाएगा कि नहीं? और ये बराबर हो जाएगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्कली दैट इज BOH। अब दोनों ही केस में देखिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों ही केस में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BOH सेम है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ एल्कली लिया गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से जब इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम इधर खोपचे में लेके सॉल्व कर लें, कोने में ले लो इसको कोने में ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। अब देखिए जो हमने इक्विवेलेंट मास पे इससे पहले का वीडियो किया है, वहाँ से आप पढ़ते हुए आएंगे तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास आप निकालना जानते होंगे। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास इस रिएक्शन में कितना होगा, देखिए ध्यान से। इस रिएक्शन में ये H2SO4 कितने H पॉजिटिव दे रहा है, 2। तो यानी इसकी बेसिसिटी या इसका जो वैलेंसी फैक्टर है X, वो कितना हो जाएगा, 2। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा H2SO4 का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मोलर मास होता है 98 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 98 डिवाइडेड बाय 2, ये बराबर हो गया किसके M2 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4। अब H3PO4 का जरा ध्यान दीजिए, ये H3PO4 है, इसने कितना H डिस्प्लेस किया, 1 केवल, तो यानी इसका वैलेंसी फैक्टर होगा हमारा सिर्फ 1। बात समझ में आई? H3PO4 के केस में हम कितना लेंगे, H3PO4 के केस में हमको जो X की वैल्यू है, वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू है, वो सिर्फ 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि H3PO4 सिर्फ 1 H पॉजिटिव डिस्प्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में। तो ये हो जाएगा 98, H3PO4 का भी मोलर मास 98 होता है, तो ये डिवाइडेड होगा 1 के, तो ये आ जाएगा हमारा M1 अपॉन 49 इज इक्वल टू M2 अपॉन 98। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 49 अपॉन 98। तो 49 कम 49, 49 दूना 98, ये आ गया 1/2। यानी दोनों एसिड्स के मासेस का जो रेशियो है वो हमारा आ जाएगा 1/2, यानी 1:2। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर आपको इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो इस तरह के टफ से टफ न्यूमेरिकल भी आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो पीछे जाके एक बार दोबारा से देख लीजिए।